अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? सेलेनियम के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया। देखो, अभी तक कोड लिखते रहे, जावा में कोड लिखे हो तुम भी, तुमने अपने मेथड्स बनाए और तुमने उनको क्या किया? कॉल किया, है ना? या बहुत से मेथड ऐसे भी कॉल करते हो जो तुमने नहीं बनाए हो। अच्छा, जरा ये कभी बताओ हमको, ठीक है, क्या लिखा हुआ? सिस्टम डॉट आउट डॉट, हाँ, तो क्या मतलब है इसका? प्रिंट कर देगा? लाइन देख के बताओ, जो मान लो नहीं जानता हो कि ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मान लो वो जावा जानता हो, तब क्या समझेगा वो? मतलब इस पूरी लाइन को देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ? सिस्टम डॉट। ये सिस्टम नाम की एक क्लास है ना। पहले भाई क्लास है, न्यू नहीं लिखा है, न्यू लिखा होता तो ऑब्जेक्ट होता, सीधे लिख दिया गया है तो क्या है? क्लास। अब डॉट कॉल किया गया, ठीक है, तो क्लास का आगे डॉट लगाओगे तो क्या होगा? सारे स्टैटिक मेथड्स और वेरिएबल्स दिखाई देंगे। देखो, तो एक स्टैटिक वेरिएबल कॉल किया गया, जैसे यहाँ देखो, ये एक स्टैटिक, देखो एस लिखा है। वेरिएबल और मेथड में यही फर्क होता है। क्लिप से देखोगे तो वेरिएबल छोटे होते हैं थोड़ा उनका, और ग्रीन के बीच में हल्का सा व्हाइट होता है, और जो ये होते हैं तुम्हारे मेथड्स होते हैं, वो थोड़ा सा उनकी साइज बड़ी होगी और वो क्या होंगे? पूरे ग्रीन होंगे। देखो दिख रहा होगा, और ऊपर एस लिखा है तो मतलब वो क्या है? ये जो आउट है ये वेरिएबल है, जो बाकी नीचे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? मेथड्स, ठीक है। क्लास का नाम आगे लगा के डॉट लिखा है तो सारे के सारे स्टैटिक ही आएंगे। और देखो पहचान भी है, सबके ऊपर एस लिखा होगा, है ना। इसके ऊपर एफ भी लिखा है ना एक्स्ट्रा। फाइनल के बारे में बताएंगे? अभी नहीं है, चलो बाद में देखेंगे। तो लेकिन स्टैटिक तो है, तो एक स्टैटिक वेरिएबल है। बताओ यही हो रहा है कि नहीं? अगर ये लाइन चल रही होगी तो कैसे चल रही होगी? पहले सिस्टम पढ़ रहा होगा, सिस्टम नाम की क्लास को ढूंढ रहा होगा कहाँ है, इसीलिए तो, और फिर इसके बाद उसको क्या करता है? उसको लोड कर रहा होगा। फिर डॉट करके जब भाई सिस्टम क्लास लोड होगी तो जब लोड होगी तो सारी स्टैटिक चीजें लोड होगी। ये आउट नाम का जो वेरिएबल है वो भी क्या होगा? लोड होगा। वेरिएबल है भाई, कोई भी हो, अगर वो इंट या इस टाइप का नहीं है तो सीधी बात है, दो ही चीज हो सकती है, या तो भाई स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है अगर, तो या तो कुछ मत दो तो बाय डिफॉल्ट नल है, या तो नल दे भी दो, तुम्हारे ऊपर है ना, और या तो फिर ये कर दो कि कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्ट दे दो। अगर देखना कोशिश करो, चल सिस्टम डॉट आउट है ना, जरा आउट पे दे जाते हैं, क्या है आउट में? क्या है? नल है। तुम्हें लग रहा होगा नल है, सही बात है, दिख रहा है यहाँ से आए तो नल है। लेकिन जरा क्लास का नाम सिस्टम है ना, ये जब चलता है तो बाय डिफॉल्ट भले नल है, लेकिन इसमें कि स्टैटिक ब्लॉक रन होगा और इसकी वैल्यू क्या चेंज कर देगा? एक पहले से डिसाइडेड कोड चलेगा, स्टैटिक ब्लॉक चलेगा लोडिंग के टाइम पे, और इसमें जो आउट है अभी जो नल है इसमें कोई वैल्यू क्या कर देगा? असाइन कर देगा। और वैल्यू क्या करेगा भाई? ये किस टाइप का है? आउट किस टाइप का वेरिएबल है? प्रिंट स्ट्रिंग। और यार ये देखो वही कह रहे हैं, जितना है सब तुमको सामने ही दिख रहा है। किसमें था? या कहीं भी देखो, है ना,
तो स्टैटिक क्लास का आउट नाम का एक वेरिएबल कॉल हो रहा है जिसका टाइप क्या है, देखो ये भी दिख रहा होगा यहीं कि इसमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट रहेगा, प्रिंट स्टेटमेंट। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो नल पड़ा रहेगा या तो ऑब्जेक्ट पड़ा रहेगा। जावा में कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती भाई। कहीं भी एक लाइन में तुमने वेरिएबल यूज किया तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है ना यार, कि उस वेरिएबल का एड्रेस किसी को दे रहे होगे या उस वेरिएबल पे कोई नया एड्रेस ले रहे हो। और सीधी सीधी जानते हो तुम कि भैया इंट है तो उस पर एड्रेस किसी नंबर का ही ले सकते हो। ऑब्जेक्ट है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का तो उसका एड्रेस उस टाइप के उस वेरिएबल का वो टाइप होना चाहिए जो क्लास है। अगर हम लिखते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट तुम कहीं भी बनाए होगे, जैसे न्यू क्रोम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी एबीसी का टाइप क्या होगा, यहाँ नाम एबीसी रखो, कुछ भी रखो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन उसका टाइप क्या होगा, क्रोम ही होगा। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी का नाम है ना। तो आउट के अंदर क्या पड़ा होगा, एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। अगर नल पड़ा होगा तो, अगर नल पड़ा होगा ये लाइन पड़ी चलेगी तो आउट सिस्टम, अगर मान लो यहाँ पे आउट के अंदर नल पड़ा तो जब ये लाइन चलेगी सिस्टम पढ़ेगा, डॉट क्या पढ़ेगा, आउट। तो भाई आउट वेरिएबल को यूज करेगा जो सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल है। मान लो उसके अंदर नल पड़ा है, मतलब ये आउट वेरिएबल कोई एड्रेस दे नहीं करेगा। जो नल का मतलब क्या है, कुछ भी उसके पास वैलिड नहीं। अब क्या होगा, इसके पास तो नल है भाई। और अच्छा मान लो कि आउट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता, तब क्या होता, सिस्टम डॉट आउट, और आउट ये वेरिएबल पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा था तो तुम्हें क्या मिल जाए, ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट कहीं से बनाया गया होगा, कुछ किया गया होगा, लेकिन उस वेरिएबल के ऊपर मिला, उस वेरिएबल के ऊपर आउट वेरिएबल को उसका एड्रेस मिला तो ऑब्जेक्ट का लेके आए। अब आगे डॉट, अब देखो डॉट लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के जितने स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड है सारे अवेलेबल हो जाते हैं। और देखो फिर आउट डॉट, फिर क्या लिखा भाई, आउट के बाद क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला ना। तुम्हें बताओ अगर हम ये लाइन लिख दें, जरा इस बात को ध्यान से देखो, एरर दे रहा है, कोई बताएगा क्यों? हाँ यार, सिंटेक्स पूरा ही नहीं। किसी ने कहा क्या है, सिंटेक्स पूरा ही नहीं। अब सिंटेक्स पूरा नहीं है क्या मतलब, कोई भी चीज है देखो लॉजिकली सही है तो होनी चाहिए, नहीं है लॉजिकली सही तो नहीं होनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो बताओ, यहाँ पे सिस्टम क्लास और उसके आगे डॉट क्या लिखा है, आउट, मतलब उसकी बात कर रहे हो वेरिएबल। तो अब क्या मतलब, इस लाइन, ये लाइन करेगी क्या, प्रिंट करेगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करोगे तब होगा ना। तुमने लिखा सिस्टम डॉट आउट। अब ये बताओ लाइन, मान लो ये लाइन जावा एरर दे रहा है ना, मान लो नहीं दे रहा, अब बताओ इस लाइन में सही तो जावा का जो है वो समझेगा कंपाइलर कि इसका मीनिंग क्या होता है। हाँ क्या है भाई, तो पूछ रहा है, तुम्हें क्या देख के लग रहा है इस लाइन को एरर मान लो नहीं दे रहा, सिस्टम और जस्टिफाई करो कि भैया क्यों नहीं दे रहा। अच्छा एक सीधी बात है, एक वेरिएबल, इसीलिए ना जरूरत पहले देखो, तुम ये सोचो कि एक वेरिएबल का क्या यूज है, या तो वैल्यू देता है या तो वैल्यू लेता है, और कोई तीसरा यूज है क्या? कहीं भी इस्तेमाल करोगे, अगर दाहिने साइड यूज करोगे तो वैल्यू देगा, और अगर उसको बाएं साइड यूज करोगे तो वैल्यू लेगा। देखे हो ना असाइनमेंट, देखो राइट से हमेशा क्या होता है, लेफ्ट से होता है, यही होगा ना। तो अब ये सिस्टम डॉट आउट लिखा हुआ है तो एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ना ले रहे हो ना दे रहे हो, ये लाइन क्यों लिखो भाई, तो फालतू लाइन है ना। तो कंपाइलर को इसे कंपाइल नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम ही देखो, अगर ये आउट वेरिएबल कोई भी वेरिएबल होगा, स्टैटिक हो नॉन स्टैटिक हो, उसमें उसका टाइप लिखा होगा, क्या लिखा कि इसके अंदर क्या होगा, किसी क्लास में देखो किसी वेरिएबल के अंदर
या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है पहली चीज, या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है दूसरी चीज, या तो तीसरी चीज नल हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो वो बता रहा है कि भैया इस वेरिएबल के अंदर क्या रहेगा, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट। अब अगर आगे डॉट लगाओगे तो प्रिंट स्ट्रीम जो ऑब्जेक्ट है, भाई ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंट स्ट्रीम के सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक सारे मेथड अवेलेबल रहेंगे। आगे डॉट लगाओ, ये जो मेथड की लिस्ट आ रही है किसकी है, प्रिंट स्ट्रीम की है, सिस्टम क्लास की नहीं है। सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, आउट है। और डॉट करने पे भाई उसके अंदर क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। भाई साफ साफ बता रहा है ना आउट के अंदर क्या पड़ा है। कोई भी वेरिएबल यूज कर लो यार, कहीं का भी। हमने और किसी क्लास में वेरिएबल बनाया है, मान लो हमने यूज कर लिया है क्लास पेरेंट, तो st नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल है कि नहीं। तो बता रहा है ना यार, सब कुछ इक्लिप्स साफ साफ बता देगा। जिसे जावा नहीं भी आती, अगर 2 दिन ध्यान से देखे तो इक्लिप्स उसको सब कुछ बता रहा है, बस उसको फॉलो करते हुए जाना है। सीधे बता रहा है ना। st नाम का क्या है, एक वेरिएबल है, और जो जिस भाई वेरिएबल है तो उसके पास क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा। तो ये कहो ना ए क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा। और हम कह रहे हैं ये चीज चेक कर लो यार, लो जहां पे है देख लो st के अंदर क्या है यार, st का टाइप क्या है। अच्छा एक बात ये भी देखो ध्यान से, यहां हम कुछ न लिखे तो क्या वो लाइन एरर दे देगी। कहाँ था वो, हाँ तो सोचो अभी कोई एरर नहीं देगा। लेकिन याद रखना किसी वेरिएबल में 2 ही चीज हो सकती है, या पहली बात तो ये होगी या तो वैल्यू ले रहा होगा या तो वैल्यू दे रहा होगा। अगर हम यहाँ पे a लिख रहे हैं, ये st लिख रहे हैं, तो देखो ये लाइन एरर देगी। अगर हम ऐसा कर दें, इसके ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट दे दें, तब भी ये एरर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके पहले भी न्यू लिखा था ना, अब भी न्यू लिखा है, लेकिन याद रखना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या पड़ा होगा, ये अलग चीज है, उसके साथ क्या है, ये अलग चीज है। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। देख रहे हो न्यू ए यहाँ लिखा ना, या तो ऐसा, हाँ यार तुम्हें ए का है, सोचो यार, वक्त ज्यादा दिमाग लगाओ। देखो लिखा है ना क्रोम। अच्छा बताओ क्रोम के बाद हमने क्या कॉल किया है, st क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है कहीं बनाया गया होगा, लो जी ऊपर बनाया गया है। अगर वेरिएबल है तो क्या वेरिएबल, तुम ही सोचो वेरिएबल कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर एक स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो, ऊपर यहाँ पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, और वेरिएबल ऐसे लिख देंगे काम चल जाएगा यार। यहाँ क्रोम लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अगर लिख दिया क्रोम यहाँ पे, तो st किस टाइप का है, क्रोम टाइप का है। देखो इक्लिप्स को कभी गलत नहीं दिखाएगा। यहाँ एरर रहा, भैया तुमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, वेरिएबल में रखा है st जिसका टाइप है क्रोम। वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो बिना टाइप के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चाहे लोकल हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे नॉन स्टैटिक। वेरिएबल में 2 ही बात होगी, या तो उसकी वैल्यू किसी को दोगे, उसका ऑब्जेक्ट किसी को दोगे, या तो उसमें कोई लोगे, और कोई तीसरी चीज पॉसिबल नहीं है। अब तुम ही बताओ, अब देखो ये एरर दे रहा है ना, अगर इसे ए कर दें तो सही हो जाए, या फिर मान लो ये ना करे, क्रोम ही रहने दें, तो भैया यहाँ जो न्यू ए लिख रहे हो यहाँ क्या कर दें, न्यू। हाँ मतलब देखो सीधा है,
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, सारी बातें एकदम सीधी हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम तो अपने वर्क में इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। लैंग्वेज क्यों कॉम्प्लिकेटेड रहे? लैंग्वेज तो सीधी साधारण होनी चाहिए ना, उसको कैसे इस्तेमाल करना है अब ये इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है ना। देखो इस तरह या तो दूसरा कोड क्या लिखा रह सकता है, या तो ये भी लिखा रह सकता है यार। लो जी, तब भी देखो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्यों? एसटी के अंदर क्या होगा देखो, बता रहा है साफ साफ, एसटी के अंदर क्रोम का ऑब्जेक्ट है। एसटी के अंदर क्रोम का ऑब्जेक्ट होगा तो भैया OBJ1 का टाइप ए कैसे हो सकता है? यही तो जावा कहती है भाई, वेरिएबल चाहे जैसा हो, स्टैटिक हो, नॉन स्टैटिक हो, लोकल हो, चाहे जैसा हो, लेकिन भैया टाइप तो सही दोगे ना यार। अगर इसी को लोकल में रखे हो तो ये लोकल है, मेथड से बाहर निकलते ही ये गायब है ना। बस इतना है, स्टैटिक रखते हो तो जब तक कोड चलता रहेगा, प्रोग्राम चलता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के साथ है, जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक वो भी रहेगा, जब ऑब्जेक्ट चला जाएगा तो वो भी चला जाएगा। यही है ना। तो भैया यहाँ ये लिख दोगे एकदम सही। दो ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर system.out.println चल रहा है तुम्हारा, अच्छा अगर मान लो ये system.out, तो भाई इसके अंदर क्या बता रहा है, नल अभी पड़ा है, डिफॉल्ट वैल्यू नल है और लिखी गई है। नहीं लिखता तब भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती, नल ही होती। तो यहां पे मिलेगा println का ऑब्जेक्ट, या तुमको कंपाइलर जो दिखाएगा वो इसी हिसाब से दिखाएगा कि यहां से क्या मिलेगा, println का ऑब्जेक्ट, ये यही दिखाएगा। अब ऑब्जेक्ट मिले तो आगे कोड चलेगा, नल मिले भाई डॉट प्रिंट, इसके बाद क्या किया जा रहा है, println नाम का मेथड कॉल किया जा रहा है ना। तुमसे कोई पूछे कि भैया ये println मेथड किस क्लास में लिखा गया है, क्या तुम println देख के क्या क्या बता सकते हो? println देख के तुम ये बता सकते हो, तुम यहीं से देखो कि आउट के बाद तुम्हें क्या मिला, println का ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद जो जावा दिखाता है वो println के मेथड दिखाएगा ना। तो println क्लास के अंदर जो मेथड बनाए गए हैं, जो वेरिएबल बनाए गए हैं, चाहे स्टैटिक है चाहे नॉन स्टैटिक है, सारे यहाँ लिस्ट में आने लगे। देखो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इन्हीं में एक मेथड है println, होगा जरूर, देखो है ना, println और स्ट्रिंग है ना, दिख रहा? ऐसे ही कॉल हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कोई तुमसे पूछेगा println किसका, अगर हम कहते हैं कोई जावा जानता हो, मान लो ये देखा भी नहीं, सिर्फ जावा के रूल जानता है, उससे पूछो कि println किसका मेथड है, तो वो इतना कहेगा। अगर वो कुछ नहीं जानता, ना सिस्टम जानता है ना आउट जानता है, जावा जानता है, तो इतना कहेगा भाई आउट नाम का एक वेरिएबल है, वो ये भी जान जाएगा। क्योंकि अगर मेथड होगा कभी भी तो मेथड के आगे क्या होगा, पैरेंथेसिस होंगे ना। जो जावा जानता हो समझ कहेगा भैया देखो सिस्टम नाम का की एक क्लास है जिसके पास आउट नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल है, वो कुछ नहीं अंदर देख रहा, और उस स्टैटिक वेरिएबल है तो भाई उसके पास किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, उसके पास प्रिंट स्ट्रीम का क्या है, एड्रेस है। println का नहीं, प्रिंट स्ट्रीम का। प्रिंट स्ट्रीम के अंदर 20-30 मेथड लिखे गए हैं और उसमें एक मेथड है जिसका नाम println आर्गुमेंट में स्ट्रिंग मांगता, वो मेथड कॉल किया गया। तो वो कहेगा भैया नहीं अंदर देख रहा, तो वो यही कहेगा सीधे सीधा भैया println नाम का मेथड चल रहा है, ये चल रहा है, और ये किसका है, तो कहेगा आउट वेरिएबल के अंदर जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा, आउट वेरिएबल के, भाई वेरिएबल के अंदर किसी का ऑब्जेक्ट रहेगा ना,
या तो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू का जैसा उसका टाइप है वैसा उसके ऊपर ऑब्जेक्ट या वैल्यू रहेगी। तो इतना कहेगा आउट नाम के वेरिएबल पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जिस टाइप का वो ऑब्जेक्ट होगा उसी टाइप उसी या जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होगा उसी क्लास का ये मेथड होगा कौन, प्रिंट एलिमेंट। इतना वो देख के बता देगा। जो जावा और इक्लिप्स दोनों जानता हो और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन न जानता हो तो वो ऐसे देख के बता देगा यार सिस्टम एक क्लास है। जावा में क्लास हमेशा कैप्स में नानी लोग बनाते हैं, डॉट कलर देखो बदल गया है ना, जब कुछ तिरछा हो जाए इटैलिक हो जाए तो मतलब वो स्टैटिक है। जावा सिंबल्स में ही दे देता है, इससे तुम्हें देख के फिर और सोचने की जरूरत ना पड़े। भाई वेरिएबल तो दोनों भाई, तो जावा हमेशा जब कोई चीज स्टैटिक होगी तो उसे क्या बना देगा, इटैलिक, थोड़ा तिरछा। देखो आउट थोड़ा तिरछा नहीं दिख रहा है, और कलर कर देगा ब्लू, देखते ही पता चल जाएगा भैया ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। इसके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, जिसका ऑब्जेक्ट इसके पास होगा जिस क्लास का, उसी का मेथड होगा कौन, प्रिंट एलिमेंट। कभी ये देख के कोड ऐसा मत समझना कहीं भी, जैसे मान लो कि कब ये क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये समझो एक तरह से क्लास और क्या, हाँ स्टैटिक वेरिएबल है या कहीं नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मतलब देख के। अच्छा ये बताओ सिस्टम नाम की क्लास जिसके बारे में इतना देखे, तुमने उसको बनाया है, प्री डिफाइंड ना, मतलब लेकिन प्री डिफाइंड का मतलब क्या है, अपने आप तो आया नहीं होगा, कंप्यूटर तो बनाया नहीं होगा, किसी ने बनाया है। तो जावा वालों ने जो लैंग्वेज बनाई, सब कुछ बनाई, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उनको पता था कि लोगों को जरूरत होगी। भाई जावा को यूज करने वाले हर फील्ड के लोग हैं ना, हजारों फील्ड में ये लैंग्वेज यूज हो रही है, सैकड़ों जगह हजारों जगह ये यूज हो रही है। अब वहां पे यूज हो रही है तो भाई सीधी एक बात है ना कि हर जगह अलग अलग हिसाब से यूज हो रही है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। तो जावा वालों ने जब लैंग्वेज बनाई तो साथ में इस तरह की बहुत सी क्लासेस बनाई, और कितनी बनाई मालूम है, दसियों हजार क्लासेस, 10-20 हजार क्लासेस बनाई। अब बना के तुम्हें जावा के साथ दे दिया। जब तुम जेडीके इंस्टॉल किए तो उस समय बहुत सी ऐसी क्लासेस भी तुम्हारे जावा के साथ इंस्टॉल हो गई। तभी बहुत सी चीजें तुम ऐसी यूज करोगे जो तुम बनाए नहीं। अभी तो नॉर्मली तुम ये करते रहे, अपनी चीजें बना के कॉल करते रहे, लेकिन यहीं देखो तुमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज किया, लेकिन तुमने कभी सिस्टम नाम की क्लास लिखी नहीं। तो ये जावा के साथ, ऐसे जावा में ऐसी एक क्लास नहीं है, 10-20 हजार क्लासेस। तो जावा सबके लिए सेम है, सब इंस्टॉल करते हैं, हर आदमी अपने अपने मतलब की क्लास उन 10,000 में से उठाता है, लेकिन उससे भी सारी जरूरतें पूरी नहीं होती। भाई कोई चीज हजारों फील्ड में यूज हो रही हो और हर जगह उसके लिए लाखों लाइनों का कोड लिखा जा रहा हो, तो किसकी कितनी कितनी जरूरतें हैं, हर चीज लिखी नहीं जाती। लेकिन जो कॉमन चीजें थी जो सबके लिए जरूरी थी, उन चीजों का कोड जावा वालों ने खुद लिख दिया, और लिखने के बाद साथ में दे दिया, वे जिसको चाहिए वो ले। तो जब जावा चाहिए क्या ले ले, जब जावा जेडीके इंस्टॉल करोगे तो वो अपने साथ इंस्टॉल हो जाए। जैसे तुम्हें सिस्टम नाम की एक क्लास दिखी, ऐसी 10,000 से ज्यादा क्लासेस हैं, ठीक है, जो अपने आप यहाँ पे अब अवेलेबल है। तुमने जेडीके इंस्टॉल किया, जावा के साथ ही वो भी आ गई, क्योंकि तभी तो जेडीके की साइज क्या है। अगर एक लैंग्वेज को समझने वाली की सिर्फ बात होती तो शायद उसकी साइज जेडीके की 180-190 KB न होती। जानते हो जावा ओपन सोर्स है, इसका क्या मतलब है, उन लोगों ने सिर्फ जेडीके की आपको EXE जो जब डाउनलोड कर रहे थे जेडीके की EXE मिली थी ना, इंस्टॉल करो सब इंस्टॉल हो रहा था। तो हर कोई भी टूल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अंदर क्या पड़ा होगा, कोड पड़ा होगा। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ओपन सोर्स, वो अपना कोड लिखते हैं, और बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स होते हैं, वो अपना कोड तो लिखते हैं
लेकिन कोड को इंक्रिप्ट कर देते हैं, थोड़ा किसी दूसरे फॉर्मेट में लगा के तब डाल देते हैं और कह देते हैं कि ये मेरा है, मेरी कॉपीराइट है, मेरे बिना इस्तेमाल के कोई, मेरे बिना इजाजत के कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कहेंगे कि इसको वो इस्तेमाल करेगा, जिसको नहीं कहेंगे वो इस्तेमाल नहीं करेगा। या मेरी इतनी फीस है, इतनी पे करो तब, या हम फीस दे रहे हो तो हम तुम्हें बस यूज करने को दे रहे हैं, उसके अंदर तुम कुछ करोगे नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ भी है, हमसे बात करो। हाँ, परमिशन लोगे, हम ही करके देंगे, तुम कुछ करोगे नहीं। उसे कहते हैं क्या? क्लोज्ड सोर्स। हम उसको यूज करने वालों को उसका कोड नहीं देंगे। लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या है? ओपन सोर्स है। वो अपना जो काम करने वाला कोड है, या जो उसका और साथ में जो लिखा हुआ कोड, जैसे जावा में बात करो तो जावा में 2 टाइप के कोड होते हैं यार। एक तुम लिखते हो, उसको सोर्स कोड बोलते हैं। एक तुम कंपाइल कराते हो तो बनता है, उसको कंपाइल्ड कोड या बाइट कोड कहते हैं ना। तो जो ओपन सोर्स होते हैं वो अपना सब कुछ दे देते हैं। तो जावा ने ये किया, सारी क्लासेस लिखी हैं, सबका कोड भी दिया है और सबका वो कंपाइल्ड कोड भी दिया है जो काम करता है। चलता क्या है? बाइट कोड या कंपाइल्ड कोड ही चलता है ना। तो बाइट कोड और कंपाइल्ड कोड भी दिया है और सोर्स कोड भी दिया है, सब कुछ दे रखा है जावा। और हम लोग क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। और कितने यूजर्स हैं? बहुत हैं। जब शुरू हुआ था ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स जब भी शुरू होता है तो बहुत थोड़े से शुरू होता है। 2, 4, 6, 8 लोग मिलके या एक आदमी सोच के कुछ प्लान करता है, कुछ बनाता है। अब एक आदमी कितना कर पाएगा? तो ये प्लान किया कि कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ अपने काम के लिए बनाया। फिर जो बना उसको क्या किया? नेट पे डाल दिया। उससे रिलेटेड किसी और को जरूरत है तो उसने भी क्या किया? डाउनलोड किया। उसने अपना काम किया, फिर उसने उससे कहा यार इतना चीज तुम बहुत अच्छा लिखे हो, उसने उसका पूरा कोड देखा ही, ये कोड भी डालो। उसने कहा यार सही कहा। धीरे धीरे यूजर्स बढ़ने लगे। हर आदमी मेरा कोड देख सकता है, तो हर आदमी जो भाई वो फ्री में यूज कर रहा है, वो अपने अच्छा कुछ लिखता है तो मेरे पास मेल करता है यार देखो ये कोड तुम डाल दो अपने में। धीरे धीरे जो ओपन सोर्स है, जैसे जैसे यूज करने वाले बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कंट्रीब्यूट करने वाले भी बढ़ते चले जाते हैं। क्लोज्ड सोर्स में ऐसा नहीं होता। भाई हमने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, हमने 50 बंदे हायर किए, कहीं से पैसा या तो मेरे पास पड़ा था या तो इन्वेस्टर्स जुड़े, और उसके लिए हमने क्या किया? एक सॉफ्टवेयर बनवाना स्टार्ट किया, 50 बंदे रखे, उसको आगे हम बेच रहे हैं, उसको लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी को कोड नहीं दिया। तो अब उसको यूज करने वाले भले कितने भी लोग, लेकिन बनाने वाले कितने हैं? 50। या बहुत करेंगे हम 100, 200, 300, 400 कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन एक टाइम में कितने यूज होंगे? 400, 500। लेकिन अगर एक चीज ओपन सोर्स है तो पहले तो फ्री है। जैसे वो नेट पे गई और धीरे धीरे अच्छी है तो यूज होना शुरू हुई, तो वो फैलती चली जाएगी। हर आदमी उसको देख रहा है, उसका कोड देख रहा है, हर आदमी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो फ्री में शुरू हुआ था उसमें भले शुरू में 4 लोग थे, लेकिन 3-4 साल जाते जाते अगर वो चीज अच्छी है तो हो सकता है लाखों कंट्रीब्यूटर हो गए। और वो क्लोज सोर्स के पास अभी भी उसने कितने इंजीनियर हायर किए? 50 से शुरू किया था, 400-500 कर गया। इसीलिए ओपन सोर्स भले फ्री है, लेकिन हमेशा क्या होता है? अच्छा होता है फ्री होने के बावजूद, क्योंकि उससे कंट्रीब्यूटर्स क्या है? ऐसे सेम इसके साथ था। ऐसे ही धीरे धीरे शुरू में आया था जेडीके, तो थोड़ी था 180, 200 या 250 उसका एमबी का आया था शुरू में, तो थोड़े से एमबी का। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, यूजर बढ़ते गए, लोग अपने अपने सुझाव देते गए, अपने अपने लिखे हुए। अगर उन्होंने कोई ऐसा कोड लिखा, भाई वो देखो यहाँ पे एक ये अलग अलग कम्युनिटी है कि वो भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा, हमने कुछ किए तो हमने उसको क्या किया? दे दिया यार, हाँ ये इसमें ये डाल दो यार। उसने जिसका है उसने देखा, हाँ कहाँ फिर बैठता है, कहाँ नहीं बैठता, यूज है नहीं। धीरे धीरे उन्हीं में से 4-6-8 लोग क्या बन गए? उसको मैनेज करने वाले बन गए, प्रोजेक्ट को चलने लगा, लोग मतलब धीरे धीरे करके क्या हो गया? वो कम्युनिटी बढ़ती चली, है ना। तो जावा में इसी तरह से जावा की साइज, जेडीके या जेआरई जो है, इसकी साइज भी बढ़ती चली गई। साइज बढ़ने का क्या मतलब है? साइज बढ़ने का सिर्फ इतना मतलब है कि बहुत सी ऐसी क्लासेस जो लोगों को या तुमको जरूरत की हो सकती है, वो हर बार क्या है? नई फंक्शनलिटी वो नए नए वर्जन्स में आ रहे हैं। जावा 1 से शुरू हुआ था, अब जावा
15-16 चल रहा ना। तो और हर वर्जन, इसलिए और देखो साइज भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत सी क्लासेस, 10,000 तो हम कब बोल रहे हैं, शायद 50,000 क्लासेस पढ़े हैं, लाखों मेथड्स पढ़े हैं जो जेडीके में बाय डिफॉल्ट तुमको मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं तुम 50,000 यूज करोगे सब तुम्हारे काम के हैं, तुम अपनी फील्ड या अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करोगे। तुम अपनी भाई देखो, इसी जावा पे कोई क्या कर रहा है, कोई टेस्टिंग कर रहा है, इसी जावा पे कोई मान लो क्या कर रहा है, एम्बेडेड या ड्रोन या हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें बना रहा है, इसी जावा पे कोई वेब एप्लीकेशन बना रहा है, वेब एप्लीकेशन में भी 50 टेक्नोलॉजी है, कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहा है, कोई स्विंग, मतलब लाखों तरह के लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। और उन लोगों ने उस हिसाब से जो बहुत कॉमन है, जो ज़्यादा यूज होने वाली है, उन चीज़ों को वो साथ में ही पैक करके तुमको देते हैं। और वो भी कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई क्रैक नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, तुम्हें बस क्या करना है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो जाना है, फ्री है ना। चलो 1 मिनट रुकते हैं, जरा पानी पी लें, है ना। तो अब तो इस तरह से बहुत सी रखी हुई। अच्छा जरा देखना चाहोगे, यही देखो, अगर तुम सर यहाँ से छोड़ो, सी ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, जावा है ना, अंदर जाओ, जेडीके है और जेआरई। पता है जेडीके जेआरई, अगर कोई ऐसा है जो डेवलपर नहीं है, बस सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहता है, जावा में बने एक सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहता है, तो उसे क्या क्या चाहिए, जेआरई। जो कोड भी करना चाहता है और यूज भी करना चाहता है, भाई कोड करेगा तो उसे टेस्ट यूज करेगा, टेस्ट करेगा, तभी तो कहेगा सही है, गलत है, तभी तो आगे देगा। तो जो डेवलपर होता है उसके पास जेडीके और जेआरई दोनों होते हैं, और दोनों अलग अलग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जेडीके इंस्टॉल करो तो साथ में दोनों हो जाते हैं। अब देखो अंदर जाओ, जेडीके में जाओ चाहे जेआरई में, जैसे लिब में जाओ, लिब का मतलब कहीं कहीं लिब दिखेगा, तो लिब का मतलब समझ लो एक नॉर्मल वहाँ वर्ड है, लाइब्रेरी। जहाँ ढेर, भाई लाइब्रेरी का मतलब क्या है, जहाँ ढेर सारी किताबें। लाइब्रेरी का मतलब यहाँ क्या है, जहाँ ढेर सारी क्लासेस, तो वही उसी को क्या लाइब्रेरी, लिब। अंदर जाके देखो, एक यहाँ क्या दिख रही है, जार फाइल ना, दिख रही है कि नहीं, जार। देखो जावा का ही तो निशान है, काफी बनी रहेगी, और ये देखो काफी का मग है ना, कप है। और यही नहीं, यहाँ भी ये एक दिख रही है, अंदर देखो, अच्छा यहाँ अंदर नहीं है, अंदर नहीं है। लिब में मान लो इतनी है ना, और भी है, बिन है, ये जार नहीं है, एक जार यहाँ दिख रही है। या तो हम कहेंगे सिर्फ जेडीके के अंदर जाओ, यहाँ सर्च होता है ना कंप्यूटर में, डॉट जार लिख दो, भाई जिसका जार फाइल का नाम क्या होगा, समथिंग डॉट जार। अब सर्च मार दो, बस एक है, या और दिख रही थी थोड़ी, है ना, लेकिन अच्छा यहाँ नहीं होंगी, तो अब कहाँ होंगी, नहीं सब की जरूरत नहीं है। जैसे जेआरई, इसके अंदर देखो, आ रही है ना, या फिर इसकी लिब में देखते तुमको मिल जाता है, यहाँ ये है ना, इन सब में जाओगे तो सब में कुछ न कुछ, ये कोई भी जार देखो, अगर कोई भी जार एक फाइल उठाओ, मान लो कॉपी करें, यहीं ले आए डेस्कटॉप पे, क्या करें, पेस्ट कर दें, मान लो एक फोल्डर कोई भी बना दें, न्यू, मान लो डेमो नाम रख देते हैं, ठीक। इसको उठाया और यहाँ डाल दिया, इस फोल्डर में है ना, जैसे बाहर ना डेस्कटॉप पे ही सब ना आ जाए। अब इसे राइट क्लिक करो, कोई भी जार फाइल होगी, राइट क्लिक करोगे, अगर विंडोज सिस्टम है तो एक ऑप्शन देगा क्या, देखो एक्सट्रैक्ट का देना चाहिए, नहीं दे रहा, एक्सट्रैक्ट नहीं दे रहा है ना। ओपन में जाओ,
कोई एक्सट्रैक्शन का सॉफ्टवेयर नहीं है क्या? अनजिप करने, चलो होगा, मतलब या तो अगर कोई जिप करने के लिए सॉफ्टवेयर जिपर होगा, जैसे विनजिप है, विनरार है, तो उस कंडीशन में, और अदरवाइज एक मिनट, सॉरी, ओपन विथ करो, मोर ऐप्स करो, कोई जिप है इसमें? देखते हैं कुछ भी। अच्छा, कोई अनजिप करने, हाँ एसनेट है ना। अब दिख रहा है? हाँ, ओपन डेमो या विनजिप, और यहाँ पे ओहो, लग रहा है हम लोग को इससे नहीं,
ये देख रहे हो, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट हियर आ रहा है कि नहीं, क्लिक कर दो। यहाँ मेटा INF आ गया, उसको भूल जाओ। यहाँ देखो कॉम लिखा है, लिखा है कॉम के, ये फोल्डर है ना, उसके अंदर एक और फोल्डर है, इसका नाम क्या है, सन। ये जो ये था जावा है, ये सन माइक्रो सिस्टम्स वालों का, जो स्टार्टिंग में कंपनी, अब तो ओरेकल का है, लेकिन पहले किसका था, सन माइक्रो सिस्टम्स का। सन जावा, क्या लिखा हुआ है, कॉम सन, कॉम एक फोल्डर, उसके अंदर सन नाम का फोल्डर, उसके अंदर जावा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ देख रहे हो ढेर सारी क्लासेस हैं। कितनी हैं, 200। जरा ध्यान से देखो, ओपन करो, करें ओपन, खुल जाएगा, दिखेगा कुछ, नोटपैड में खुलेगा, क्या दिखेगा, समझ में आएगा। ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, क्लास फाइल। भाई जावा में दो ही चीज़ होती है ना, या तो डॉट जावा होगी या तो डॉट क्लास। पहले जावा डॉट जावा रहती है, लेकिन जब कंपाइल करा देते हो तो क्या बन जाती है, डॉट क्लास। तो देखो इसको ओपन करके, तो ऐसे ही जार में क्या है, एक जार में ऐसी है। अब मान लो ऐसी यहाँ पे 200-400 जार होता किसी क्लास में, दो, अब जैसे यहाँ तो एक है, और ये क्या है, कॉम सन जावा एक्सेसिबिलिटी फोल्डर, मतलब यार जावा में पैकेज क्लास कहीं रहती है, तुम ही देखो, अपनी क्लासेस ढूंढ के देखो जो तुम यूज कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट है ना, अगर इसमें जाना हो तो डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो ना, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे क्लिक कर दो, सीधे पहुंचा देगा। प्रोजेक्ट में आ गए, यहाँ देखो SRC है ना, और बिन है ना, बिन में भी देखो जो कोड है मेरा किसी पैकेज में है, तो यहाँ फोल्डर बना है कि नहीं, और यहाँ क्लास फाइल है कि नहीं। वही किया है उन लोगों ने, जैसे तुम अपने प्रोजेक्ट बना रहे हो, यहाँ पे एक ही इसमें 5-7 प्रोजेक्ट बनाए हो, ऐसे इन लोगों ने क्या किया है, इनका भी प्रोजेक्ट है ये, जो जावा वाले हैं उनका भी क्या है, एक प्रोजेक्ट है। उन लोगों ने भी सारी चीजें कैसे बना रखी हैं, पैकेजेस में बना रखी है, तभी तो वो मैनेज कर पाते हैं। किसी जगह तुम देख रहे हो एक पैकेज के अंदर 200 फाइल थी, बहुत से ऐसा रहेगा पैकेज के अंदर कई पैकेजेस रहेंगे, सब पैकेजेस रहेंगे, किसी में 200 फाइल, किसी में 100 फाइल, किसी में 50 फाइल, किसी में 10 फाइल ऐसी, या किसी में 70 फाइल ऐसी पड़ी रहेंगी। तो कोई भी तुम्हें जावा में कोई चीज देना चाहेगा तो कैसे देगा। मान लो जावा में तुमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, कैसे दोगे उस सॉफ्टवेयर को, तुमने तो कोड लिखा, कोड तुम लिखते हो, वो चलता नहीं है, वो कंपाइल होने के बाद जो बनता है चलता वो है ना। अगर हमें तुम्हें जावा में, मान लो तुम हमसे कहते हो हमको कुछ भी काम कराना है, मान लो कहते हो हमें ये करना, हमें अटेंडेंस सिस्टम चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, कोई भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए, हम कहते हैं तुमसे हम जावा बनाएंगे, तो क्या करेंगे, जावा में सारा कोड लिखेंगे। वो कोड तुम्हारे काम का थोड़ी ना है यार, उस कोड को क्या कराएंगे, कंपाइल कराएंगे। अब कंपाइल, अब भाई तुम्हारे काम करने के लिए हो सकता है हमने 500 क्लासेस बनाए, अब 500 दे देंगे तुमको, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मैनेज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना, कठिन हो जाएगा। हम तुम्हें क्या कहेंगे, ठीक है हमने 500 लाइन, हमने क्या किया भाई, तुम्हारा तुमने काम दिया, हमने प्रोजेक्ट बनाया, पैकेजेस बनाए, सब पैकेजेस बनाए, खूब ढेर सारे बनाए, अंदर जाके क्या लिखी, क्लासेस लिखी। अब तुम्हें सब कुछ ऐसे नहीं देंगे, 500 क्लासेस ऐसे बस जाएंगे, जो मेन सबसे टॉप का फोल्डर होगा उसे राइट क्लिक करके जिप कर देंगे। जावा में जब जिप करोगे तो वही क्या बन जाएगी, जार बन जाएगी, और वही जार तुम अपने क्लाइंट को दे दोगे, कहोगे लो जी यही तुम्हारा सॉफ्टवेयर, इसको ऐसे करना चले, और ये काम करें। तो जावा में जब भी कोई चीज बनाता है, किसी को देता है, वो क्या करता है, जार बनाता है। और जार में अक्सर क्या रहती है, दोनों चीजें रह सकती हैं। जार में बाइट कोड तो रहता ही रहता है, चाहो तो सोर्स कोड भी रख सकते हो। जावा ओपन सोर्स है, इसीलिए अपने 2 वर्जन देता है कि चाहो तो बाइट कोड वाला वर्जन ले लो, चाहो तो सोर्स कोड वाला ले लो। सोर्स कोड वाला ले लोगे तो बाइट कोड तो रहेगा ही रहेगा, साथ में सोर्स कोड भी रहेगा। अब देखो, अब ऐसे एक उठाया ढूंढ के, ऐसे उसमें कई जार फाइल्स हैं, और सारी जार को एक्सट्रैक्ट करोगे तो कई हजार क्लासेस और फिर कई लाख मेथड्स हैं, और वो सारे के सारे उन लोगों ने पहले ही बना के दे रखे हैं, लेकिन फिर भी वो सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। वो तो कुछ कॉमन ज़रूरतों के लिए चीज़ें बना के दे रखी,
अब इसके बाद दुनिया में जावा के ऊपर चीजें बनाने वाले लोग हैं हजारों लाखों। अब वो हजारों लाखों लोग क्या करते, सबका अगर डाल देते जावा में इकट्ठे एक बार में, तो जावा हो जाता कितने 100 GB का। तो कौन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता और कौन इस्तेमाल करता? सबका नहीं डाल दिया, जो लगता है कॉमन है, मैक्सिमम लोगों के काम आएगा, अक्सर लोगों के काम आएगा, मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स के लिए काम आएगा, वो तो उन लोगों ने जेडीके में दे दिया। और बाकियों से कहा भैया हम सबका नहीं डाल दें, तुम कह रहे हो सेलेनियम बीसी में डाल दो, तो डाल दो ले सेलेनियम बीसी। ऐसे तो हजारों तरह के लोग हैं यूज करने वाले जावा को, सैकड़ों तो टूल है, सिर्फ 50 टूल तो जावा में बने हुए हैं। सब कुछ डालने, ये तो टेस्टिंग की बात हो गई, 1000 तरह के काम, कितना हम करेंगे? तो कहेगा भैया हम ये सब नहीं करेंगे, हम देखो अब कर रहे हैं अपने जो सबके काम की मेन जरूरतें हैं, चीजें हैं, वो हम डाल के दे रहे हैं, बाकी तुम्हें कुछ करना है आगे तो मेरा ये लो, मेरे जावा को यूज करके अपना एक सॉफ्टवेयर बनाओ। तुम भी बनाओगे सॉफ्टवेयर, हम कोड बना रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं सॉफ्टवेयर, ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसको कंपाइल करो, जो कोड मिले उसको जावा से जिप करो, जार बनाओ और नेट पे डालो, चाहे फ्री में बेचो चाहे पैसे में बेचो, तुम्हारी मर्जी, हमें मतलब नहीं। हम तो जो कॉमन है वो दे रहे हैं, बाकी लोग अपना अपना बनाओ। अब सेलेनियम वाले भी यही किए हैं, उन्होंने कोड लिखा। क्या कोड लिखा? जो जावा में पहले से लिखा था उसे नहीं लिखा, उन्होंने कहा ऑटोमेशन के लिए क्या करना है, ऑटोमेशन के लिए क्या कोड चाहिए, वो कोड लिखना उन लोगों ने क्या किया, शुरू किया। जैसे तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, जिन लोगों ने ये सेलेनियम बनाया है उनका भी एक प्रोजेक्ट होगा, 10 20 30 40 50 100 बंदे क्या करते होंगे, उस पर काम करते होंगे, हायर नौकरी होगी, जिनकी सैलरी मिलती होगी उनको, वो लोग, उन लोग के पास भी क्लिप्स या ऐसा कोई एडिटर होगा जहाँ पे जावा नाम का, उनके यहाँ सेलेनियम नाम का एक प्रोजेक्ट होगा, और वहाँ पे वो चीज़ें, क्लासेस, मेथड सब कुछ बनाते हैं। बना के अब भाई कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, टाइम होता है ना, स्प्रिंट होती है 3 हफ्ते 4 हफ्ते, तो ये भी क्या करते हैं, इनकी स्प्रिंट होती है 3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर कुछ नए फीचर्स या पुरानी चीज़ जो गलत है सही करके या ज़्यादा अच्छा बेहतर करके वो क्या करते हैं, नेट पे डालते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को 3 हफ्ते बाद फिर जिप करते हैं, वो कंपाइल करते हैं, जिप करके जार बनाते हैं और जार को नेट पे डाल देते हैं, और जो इस्तेमाल करने वाला उसको एड्रेस पता है कि वहीं पे मिलता है। हम जाते हैं वहां से क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अकेले सेलेनियम के पास कम से कम मेरे ख्याल से लगभग 1000 क्लास होगी। ऑटोमेशन के लिए उन लोगों ने भी हजारों क्लास बना रखी। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कोड लिखा, जिप किया, जार बनाई और नेट पे डाल दिया। हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, हमें पता है कहाँ है, और वहां से जाके डाउनलोड करके अपने लिए उसको यूज करते हैं। तो मतलब ऑटोमेशन करने के लिए भी, ऑटोमेशन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे होगा कैसे नहीं, बहुत सारी चीज सेलेनियम खुद अपनी तरफ से बना के दे देता। हमको बस उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे इस्तेमाल नहीं। ऐसे ही सारे, अब सेलेनियम बताए, ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे लाखों हैं, कितने लाखों लोगों ने अलग अलग तरह की चीजें जावा पे बना रखी हैं, और नेट पे वो जार, उनकी जार बना बना के नेट पे रखी हुई, जिसको जिसकी जरूरत होता है नेट से वहां से जाके डाउनलोड। हम तो लाखों तो फ्री होंगे, ओपन सोर्स होंगे, कितनी पेड होंगी कोई गिनती नहीं, ये समझ। और जो बहुत बेसिक चीज है वो तो जावा अपने साथ, जेडीके अपने साथ देता है, और बाकी अलग अलग चीजों के लिए लोग अपनी चीजें बनाते हैं और नेट पे डाल देते हैं, और धीरे धीरे लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका उसका एडवर्टीजमेंट भी वो लोग कुछ करते हैं, कुछ हम लोग एक दूसरे को बताते हैं, और धीरे धीरे चीज क्या होगी, चलने लगती है। अब ऐसी है, देखो फेमस चीजें होंगी जावा में बनी कम से कम 10,000 10-5,000, कितने लोगों ने बनाई होंगी चीजें, फेमस नहीं हुई होंगी, नहीं चली होंगी, और बहुत थोड़े से यूजर होंगे, कुछ स्पेशल यूजर होंगे। ऐसे मतलब कह रहे हैं लाखों लोगों ने यही कर रखा है, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसकी जार बनाई है और नेट पे डाल दी। भाई हो सकता है हम अपने प्रोजेक्ट में 10 क्लास लिख रहे हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट में 100 क्लास हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट में 1000 क्लास,
लेकिन तुम भी हो, चाहे हम हो, चाहे तुम, अगर उसे दुनिया को यूज करने के लिए देना है तो हम क्या करेंगे, उसकी जार बनाएंगे और नेट पे डाल देंगे। ऐसे सेलेनियम मालूम किया। अभी तुम्हें करना होगा सेलेनियम यूज, तो तुम क्या करोगे, तुम कोई भी ब्राउजर ओपन करो, जैसे ये है, और यहाँ लिखो सेलेनियम वेब ड्राइवर डाउनलोड। इसमें सबसे अच्छी बात है जावा में, जार में विंडो 10 7 कुछ नहीं होता। जार यूज करनी है करो, चाहे विंडो 10 हो, 7 हो, 8 हो, और चाहे क्या हो, भाई जार के अंदर होगी क्लास होगी, और क्लास चलेगी JVM पे, OS पे चलेगी नहीं, तो उसे मतलब ही नहीं होता विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, कि लाइनेक्स है, कि मैक है, वो चलेगा। देखो यहाँ पे आ गया ना पहला ही लिंक, यहाँ पे गए क्लिक करो, आ गया। यहाँ बहुत कुछ दिख रहा है, नीचे आते हैं, या डाउनलोड्स, अच्छा डाउनलोड्स पे ही तो हैं। ये देखो यहाँ से क्या किया, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 4.1.0, और ये देखो डाउनलोड कर लिया। ये है, तो ये जार फाइल है। अगर शो इन फोल्डर देखो कहाँ गई डाउनलोड होके, ये साइज क्या है 25/305, ये है। ये एक काम करते हैं, रुक जाओ, तुम्हें एक दूसरा दिखा, ये या नेट पे सर्च करना क्या जानते हो, सेलेनियम की कई वर्जन्स हैं, तो सेलेनियम सर्वर स्टैंडअलोन लिखना, ठीक। अब वैसे ये तो पुरानी है, चलो अच्छा सॉरी, यहाँ पे है ना जावा है ना, सारे वर्जन्स दिखने चाहिए यार। अच्छा यहाँ प्रीवियस रिलीजेस है यार, इसको देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलो या हमने जो डाउनलोड किया है कहाँ गया वो, डाउनलोड्स में है, ये है सेलेनियम सर्वर। इसको भी ज़रा यहाँ देखते हैं, एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट, ये टाइम लेगा काफ़ी। और ये तो एक्सेस ब्रिज यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा ही देते हैं। देख रहे हो अभी ये कर ही रहा है, अभी 26, 27, 28%, ये देख रहे हो फोल्डर्स बनाता जा रहा है। ये फोल्डर्स ही क्या है, उनके प्रोजेक्ट के पैकेजेस हैं, उनके प्रोजेक्ट, भाई उनका भी सेलेनियम बनाने वालों का भी तो एक प्रोजेक्ट होगा। उनका जो सेलेनियम प्रोजेक्ट है उनमें वही तो पैकेज में कोड लिखे होंगे, और बाद में जार बना के नेट पे डाल दिए, वही हम जार ओपन करके देख रहे हैं। देखो अंदर जाके काम ब्यूस्ट ना, अंदर जाओ, जे कमांडर, देख रहे हो कितनी क्लासेस हैं, इतनी है ना। अब इनके अंदर भी जाके देखो, इसके अंदर भी है ना, फिर इसके अंदर जाके देखो, यहाँ 2 क्लास है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 10। ये अभी यहाँ पे 1 में आए ब्यूस्ट में, काम के बाद अब ये भी है। गूगल में आओ,
कॉमन में आओ या ऑटो में आओ, देख रहे हो कितने हैं, सबके अंदर जा जा के देखोगे, किसी में 4, अब किसी में इतनी है 165, फिर अंदर जाओगे एक, मतलब इस तरह से करके मतलब हजारों क्लासेस उन लोगों ने भी लिख रखी हैं। वो किस लिए? जिससे तुम ऑटोमेशन कर सको। और इसके बाद तुम इनको यूज करके अपना ऑटोमेशन कर सकते। और एक बात ये भी बताएं, जरूरी नहीं है कि ऑटोमेशन करने के लिए सेलेनियम का ही यूज करो। हम तो कह रहे हैं तुम्हें ऑटोमेशन करना है और तुम्हें जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती हो, जावा लैंग्वेज नहीं, जावा स्क्रिप्ट या और भी बहुत सी लैंग्वेज वो आती हो, वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस या जिनको बोलते हैं क्या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट आती हो, तुम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेशन कर सकते। ये तुम्हें सेलेनियम भी नहीं चाहिए, यूटीपी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम क्या कर दो, सिर्फ जावास्क्रिप्ट जानते हो या कुछ और चीजें जानते हो, उसके थ्रू तुम अपना ऑटोमेशन कर सकते हो। लेकिन वो ऑटोमेशन बहुत टेढ़ा होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा। हर चीज को लिखने के लिए बहुत सा तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा नहीं करते। सेलेनियम वाली यही तो है पिक्चर में कि आपके लिए एक वेब एप्लीकेशन को कैसे ऑटोमेट करना है, क्रोम पे कैसे ऑटोमेट करना है, फायरफॉक्स पे कैसे चलाना है, आई पे ये वो या जो भी है, कैसे कोड ऑटोमेशन करना है, उसका कोड हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, अब बस आपको उनको कॉल, आप भाई हम देखो हम कॉल करेंगे मेथड क्या, क्लिक, कि यहाँ जाके क्या कर दो, क्लिक कर दो। मेरे लिए एक लाइन नहीं ना, हो सकता है ये क्लिक मेथड जिन्होंने लिखा हो, उस क्लिक मेथड के अंदर जाके देखो तो वहां 200 लाइन का कोड, लेकिन तुम्हें 200 लाइन से मतलब है नहीं, तुम्हें बस क्या मतलब है कि भैया तुम्हें बता दिया है क्लिक करना है तो क्लिक मेथड कॉल कर देना, तुम क्लिक मेथड कॉल कर देते हो और तुम्हारे लिए काम कर देते, तुम्हें इतने से मतलब। तो ऐसे इन लोगों ने हर काम को करने के लिए कोड पहले से ऑलरेडी लिख रखा है। हमारा काम क्या कर दिया है, आसान कर दिया, इसीलिए तो हम इनको यूज कर रहे हैं। ऐसा यही एक टूल नहीं है, यही काम यूटीपी ने भी किया, यही काम किसने किया? ऑटोमेशन करने के लिए जो चीजें चाहिए भाई, क्या काम है, कोई चीज ऑटोमेशन किसका करोगे, जिसका मैनुअल करो भाई, जिसका मैनुअल कर रहे हो उसी को ऑटोमेशन करोगे ना। और जब ऑटोमेशन करने की बात आई तो क्या करते हो टेस्टिंग में, कहीं कुछ टाइप करते हो, कहीं क्लिक करते हो, कहीं टेक्स्ट उठाते हो, कहीं ब्राउजर लॉन्च करते हो, कहीं क्लोज करते हो, कहीं URL डालते हो, कहीं कुछ छोटा करते हो, कहीं बड़ा करते हो, ऐसे हजारों तरह के काम होते हैं कि नहीं। हर काम के लिए 50 लाइन, 20 लाइन, 30 लाइन, 50, 100 लाइन का कोड है, लेकिन तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। यही तो सेलेनियम मॉडल ने तुम्हारे लिए किया कि उसको करने का कोड उन लोगों ने खुद लिख दिया, और लिखने के बाद उसको जिप किया, जार बनाई और नेट पे डाल दिया। और हम लोग क्या करते हैं, उसकी बस उसी जार को डाउनलोड करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट नहीं करते। एक्सट्रैक्ट तो बस कर रहे हैं तुम्हें दिखाने के लिए कि इसके अंदर है क्या, और वैसे तुम्हें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसी की जरूरत है, जिसकी साइज कितनी है, लगभग 25 MB, ठीक है। इसे कॉपी कर लो, अगर सिस्टम पे डाल ली तो अब क्या इसके मेथड हम यूज कर सकते हैं? नहीं, अभी डाउनलोड किए हो, उसे यूज करना है या नहीं करना है, इसे इक्लिप्स को बताना पड़ेगा। जब तक इक्लिप्स ये बात नहीं जानेगा तब तक ये वो भाई देखो, ऐसे तुम्हारे सिस्टम पे हजारों चीजें पड़ी हो सकती है, क्या इक्लिप्स सबको यूज करने लगे? नहीं, जिसको कहोगे इक्लिप्स भाई तुम इसको अलग से, भाई इक्लिप्स के पास जेडीके वाली चीज तो है ही, जो जेडीके अपने साथ फ्री में देता है, पहले ही दे देता है। लेकिन अगर जेडीके अब तुम्हें कुछ और यूज करना है किसी भी पर्पस, तो वो जार तुम नेट से डाउनलोड करोगे, नेट से डाउनलोड करने से वो तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस्तेमाल करने के लिए उसे क्या करना होगा, इक्लिप्स में अपने प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा कि तुम्हें उसे यूज करना है, नहीं तो नहीं यूज करेगा। और होना भी है, ऐसे तो तुम्हारे सिस्टम पे हजार चीज पड़ी है, क्या क्या यूज करे, ये कैसे दिमाग लगाए क्या यूज करना है और क्या नहीं यूज करना है, तो ये तुम्हें बताना है। तो तुम्हारा देखो प्रोजेक्ट है ना सैंपल, इसी पे अगर राइट क्लिक करो
एक ऑप्शन आ रहा होगा बिल्ड पाथ, आ रहा है? एक और ऑप्शन आ रहा होगा कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। कहाँ पे हमने राइट क्लिक किया? प्रोजेक्ट के ऊपर, देखो खुल गया ना। यहाँ ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट लिखा है, मॉड्यूल लिखा है, ये सब भूल जाओ, याद रखो हमेशा किसको? लाइब्रेरीज। किसको याद रखोगे? लाइब्रेरीज में जाओ। लाइब्रेरीज में मॉड्यूल पाथ लिखा है, इसको भी भूल जाओ। ये देखो क्या है? क्लास पाथ। ये यहाँ टच कर दोगे, क्लिक कर दोगे, अपने आप ही देखो कि यहाँ सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? देखो यही एक ऑप्शन है, ऐड एक्सटर्नल जार्स। ऐड मतलब जोड़ो, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। सेलेनियम बाहरी तो है। इक्लिप्स का जाने सेलेनियम क्या चीज है? तुम तो नेट से गए, डाउनलोड करके ले आए इक्लिप्स, सर से हिसाब रखे भाई। इक्लिप्स में तो हजारों तरह के लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और अलग अलग चीज यूज कर रहे हैं। इक्लिप्स ये सब नहीं बताएगा भाई क्या है। तो इसने ऑप्शन दिया कि भैया अगर तुम्हें कुछ बाहरी चीज यूज करनी है तो देखो यहीं से आके यूज करना। तो देखो ऐड एक्सटर्नल जार्स पे क्लिक करो। अब वो पूछ रहा है कहाँ है जार तुम्हारे? डाउनलोड्स में है ना? कहाँ चले गए भाई? डाउनलोड्स में सेलेनियम सर्वर 4.1. इसको सेलेक्ट किया और ओपन बटन पे क्लिक कर दिया। आ गया ना? उसका पाथ भी बता रहा है कहाँ है और कहाँ नहीं है। बता रहा है ना कि भैया सी यूजर्स अरविंद यादव, और उसके अंदर डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है, उसी के अंदर है। और इसे क्या कर दो? अप्लाई एंड क्लोज। जार आ गई। अगर ये समझना है इस प्रोजेक्ट में जार आई कि नहीं आई, कोई देख के बताए तो वो यहीं से देख के बता देगा। ध्यान से देखो इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है। ये देखो, यहां देखो JRE सिस्टम लाइब्रेरी है, इसके पास भी JRE सिस्टम लाइब्रेरी है, इसके पास अलग से एक लिखा है ना रेफरेंस्ड लाइब्रेरी। जब भी कोई तुम बाहरी जार ऐड करते हो तो वो यहीं आती है। कहाँ? रेफरेंस्ड लाइब्रेरी के अंदर। इसे खोल के देखो, दिखाई देगी यार पूरी सेलेनियम सर्वर, है ना। अगर तुम्हें इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर देखना हो, ये तीर जहां पे भी हो ऐसे, इसका मतलब है ये ओपन हो सकता है। देखो क्लिक करो, ये लो ढेर सारे पैकेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो इसके आगे ये भी खुल सकता है, देख रहे हो ऐसे ऐसे। तो ये एक दिखा रहा है, लेकिन अंदर जो भी है वो क्या है? डॉट क्लास फाइल है। इनके अंदर का कोड तुम देख नहीं सकते, तुमको देखना नहीं, बस तुमको दिखा दे रहा है। तुम्हारा काम इतना है सिर्फ जार को ऐड कर देना। जार ऐड हो गई। अब क्या कर सकते हो भाई? अब जो भी उसके अंदर क्लासेस पड़ी हैं, जो भी उसके अंदर मेथड्स पड़े हैं, कहाँ पे? जो नई जार डाउनलोड किए हैं उसमें, सेलेनियम वाली जार के अंदर। अब वो सब कुछ तुम क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। जो इन लोगों ने बनाया वो सब कुछ क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। और इन लोगों ने क्या बनाया है? हर ब्राउजर को ऑटोमेट करने के लिए जो बेसिक कोड है, क्लास है, मेथड है, सब बना रखी है। अब हमें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? उनको इस्तेमाल करना है। तुम्हें तो उन लोगों ने क्लासेस बना रखी है। अच्छा, क्लास बना रखी होगी तो नाम कैसा रखा होगा भाई? जैसा काम होगा। अगर क्रोम पे ऑटोमेशन के लिए कोई क्लास बनाई होगी तो उसका नाम क्या ही रखा होगा? क्रोम रखा होगा ना। तो ऐसे लोगों ने बहुत सी क्लासेस बना रखी हैं, और एक क्लास का नाम बताते हैं क्या है? क्रोम ड्राइवर। एक ड्राइवर वर्ड यूज करते हैं। ड्राइवर मतलब जो उसको ड्राइव करे, जो उसको चलाए। क्रोम पे चलाता है तो नाम क्या रखा? क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर। देखो देखो ये भी ध्यान, सी लिखा है यार ऊपर, देखो ध्यान से, क्लास है। क्रोम ड्राइवर को यूज करो। आगे डॉट लगाओगे तो भाई क्लास का नाम लिख के आगे डॉट लगा रहे तो सारी स्टैटिक चीजें हैं। स्टैटिक में इसके पास कुछ खास है नहीं। वैसे बताया ना, चीजें हम स्टैटिक नहीं बनाते, हम क्या बनाते हैं? नॉन स्टैटिक। क्योंकि स्टैटिक बनाने के नुकसान। तो यहां देख रहे हो स्टैटिक नाम का इज क्रोमियम ब्राउजर, और बिल्डर। बिल्डर नाम का मेथड है, इज क्रोमियम ब्राउजर नाम का वेरिएबल। दो चीजें स्टैटिक हैं और कुछ ना। लेकिन अगर तुम यही लिख दो,
न्यू क्रोम ड्राइवर। भाई अब ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मान लो नाम रखते हैं क्या इसका, वेरिएबल का ड्राइवर। सही है, सही दिखाया ना भाई, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइप के वेरिएबल में रखते हैं। अब लिख दो जरा ड्राइवर डॉट, लंबी चौड़ी लिस्ट है क्योंकि मैक्सिमम सारे मेथड क्या हैं, नॉन स्टैटिक हैं। और देखोगे तो आई थिंक ये 35 मेथड ऐसे ही अब इन लोगों ने क्लासेस बना रखी हैं, मेथड्स बना रखे हैं। अब वही हमें तुम्हें बताना है कि कौन सी क्लास किस पर्पस से है, कौन सा मेथड किस पर्पस से। अब वही हमें उन मेथड्स को सीखना है, उन्हें यूज कैसे करना है भाई। कोई लेकिन याद रखना, किसी भी जार की क्लास हो चाहे मेथड हो, रूल वही लगेंगे जो जावा के रूल हैं, जो तुमने देखे हैं। लेकिन अब हमें अपनी भी क्लास बनानी है और साथ में सेलेनियम की जो बनी हुई क्लासेस हैं और मेथड्स हैं उनको क्या करना, यूज करना। तो उसके लिए क्या करना था, पहला काम जार ना। तो चलाएं इसको। मान लो सब कुछ और कमेंट कर देते हैं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। चल गया, कुछ हुआ नहीं ना। हाँ ये भी सही। अच्छा अपने आप नहीं आता, आया क्या, आई एम स्टैटिक क्लास इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक होगा इस क्लास के अंदर कोई। और यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आया, देखो नॉर्मली किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तो कोई एक्सेप्शन आता नहीं, इसका आ रहा है तो इसका एक रीजन है, स्पेशली इसी में आता है और किसी में नहीं आता। तुम कोई दूसरी क्लास आप इसी सेलेनियम में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आएगा नहीं, लेकिन क्रोम ड्राइवर का बनाओ, फायरफॉक्स ड्राइवर का बनाओ तो आएगा। क्यों जानते हो भाई, देखो इसका आने का रीजन क्या है। तुमको हमने कुछ कल एक बात बताई, हम तुमको सेलेनियम आरसी बता रहे थे तो हम कहते हैं, हमने कहा था ना कि उन लोगों ने कोड लिखा जावा में, जार बनाई और नेट पे डाली। ऐसे ही उन्होंने कोड जावा में भी लिखा, सी शार्प में भी लिखा, पर्ल, पाइथन, पीएचपी, रूबी 6 लैंग्वेज में लिखा। लेकिन पीछे जो लाइब्रेरी लिखी थी आरसी में जावा से, हमने बताया था सेलेनियम वेब ड्राइवर यही कंसेप्ट लेके आया कि उसमें भी जावा में ही कोड लिखा, जावा, सी शार्प, पर्ल, पाइथन 6 लैंग्वेज में कोड लिखा गया। लेकिन पीछे लाइब्रेरी हर ब्राउजर के लिए अलग अलग से बनाई गई। और फैक्ट यही है कि किसी भी ब्राउजर पे ऑटोमेशन करना है तो उसकी अब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज नहीं होती, तो उसकी लाइब्रेरी होती है ना, तो तुम्हें वो लाइब्रेरी चाहिए। इसी बात की एरर है कि तुमने क्रोम पे ऑटोमेशन की तो बात कर रहे हो, तुम बताओ क्रोम को ऑटोमेट करने वाली लाइब्रेरी है तुम्हारे पास? पहले जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी थी ना, अब किसकी है? हर ब्राउजर की अलग अलग अपनी लाइब्रेरी है। तो हमने यही मिस किया है क्या? जरा नेट पे वहां जाओ, यहीं पे देखो शायद मिले, या यहाँ पे लिखो क्रोम ड्राइवर, उसका नाम है EXE डाउनलोड। क्या नाम है? क्रोम ड्राइवर .exe। 6 बनाई है उन्होंने, जितने ब्राउजर है उतनी लाइब्रेरी बनाई है। क्रोम के लिए नाम रखा है तो इसका क्रोम ड्राइवर, इंटरनेट आई के लिए नाम रखा आई ड्राइवर सर्वर, फायरफॉक्स के लिए नाम रखा है क्या? फायरफॉक्स ड्राइवर नहीं, लाइब्रेरी का नाम गेको ड्राइवर, GECKO ड्राइवर .exe। सबके लिए अलग अलग क्या बना रखी है हर ब्राउजर की exe। वही मेन लाइब्रेरी है जो काम करती है। लेकिन तुम कभी उस मेन लाइब्रेरी को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। तुम जावा में कोड कर रहे हो ना, तुम जावा से कॉल करोगे जार के कोड को, क्लास को, और जो जार का कोड है वो कॉल करेगा लाइब्रेरी को, और लाइब्रेरी जाके काम करेगी ब्राउजर। अभी यहाँ यही मिसिंग है। तुम्हारे पास जावा का कोड है, तुम उसे कॉल कर दे रहे हो, लेकिन जावा के कोड के पास लाइब्रेरी नहीं है, वो आगे काम कैसे करे? अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है, बस ये डाउनलोड कर लो। अभी हम क्रोम के लिए ऑटोमेशन अगर करना चाह, क्रोम है ना इस सिस्टम पे? नहीं है। अच्छा तो ये देखो क्रोम ड्राइवर, और क्या है 97, 96, ये कौन सा ब्राउजर है?
तो एक मिनट, गूगल कहाँ है? नहीं है। अरे गूगल तो क्रोम नहीं है। तो चलो मान लो किस पे करना है हमें, इनके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना। अच्छा वो भी नहीं है, सिर्फ एज है। अगर एज है कोई बात नहीं, एज का भी ड्राइवर है, एज पे भी चलता है। जरा सर्च करते हैं एज ड्राइवर .exe देखते हैं। वैसे क्रोम इस पे डाल लेना यार। हाँ देखो क्या है, डेव चैनल स्टेबल चैनल करके है ना। वर्जन देखो किसके लिए है, 96 है। यहाँ देखो दो चीज़ लिखी है कि मैक के लिए चाहिए कि, अच्छा मैक को छोड़ो, यहाँ पे x86 और x60 पहले किसके लिए चाहिए, मैक, लाइनक्स, ARM 3 और एक ये x86 और x64 का मतलब यहाँ विंडोज से है इसका, कि 86 मतलब 32 बिट, 64 मतलब 64 बिट। हमें मेरा सिस्टम क्या है 64 बिट। तो इसको क्लिक करो, लो जी डाउनलोड हो गया। इसका नाम क्या है, एज ड्राइवर। जरा देखना इस कैसा है। चलो कहाँ पे आया, डाउनलोड्स में ना। अच्छा एज ड्राइवर, राइट क्लिक करके इसको भी एक्सट्रैक्ट करो। ऐसे काम नहीं आएगा, इसको ही एक्सट्रैक्ट करना है, जार को मत एक्सट्रैक्ट करने लगना। देखो यहाँ पे MS एज ड्राइवर आया है कि नहीं आया। चलो यहीं रहने दें, डाउनलोड्स में ही। तो देखो ध्यान से, ऐसे नहीं चलेगा। एक लाइन तुम्हें ये लिखनी पड़ेगी, देखना ध्यान से। सबसे पहले ये लाइन लिखोगे, ये याद कर लो, इसका मतलब बाद में बहुत समझाएंगे। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ये क्या है, नीचे वाला सेट प्रॉपर्टी मेथड कॉल करना है। ये कितने आर्गुमेंट मांग रहा है, 2, और दोनों क्या होंगे, स्ट्रिंग। की और वैल्यू, इसमें क्या ये तुम्हें नहीं पता चल जाएगा अपने आप, हम बता रहे हैं इसमें क्या लिखना है, सब कुछ स्मॉल लेटर में। वेब ड्राइवर डॉट, आई थिंक इसके लिए क्या यूज होता है, एज यूज होता है, क्योंकि एज हम लोग नॉर्मली यूज करते नहीं हैं। सही, चलो इस पे भी देख लो, क्रोम भी ऐसे ही है आसान, जैसे इसकी exe डाउनलोड की है वैसे उसके डाउनलोड करो। क्या लिखते हैं ये लोग, चलो जो क्रोम में डाउनलोड कर लेते हैं ऐसे तो, लेकिन नेट पे ढूंढोगे इसका मिल जाएगा। ये वर्ड फिक्स होता है, कुछ इधर उधर नहीं डाल सकते, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं जो डालना है वहाँ पे। देख रहे हो, देयर इज नो नीड टू डाउनलोड ए न्यू ब्राउज़र। अच्छा क्रोम कर दोगे और तो क्रोम ड्राइवर डाउनलोड कर लें, क्रोम, बस इतना भी लिख दोगे तो आ जाएगा डाउन।
यहाँ डाउनलोड, अच्छा डाउनलोड कौन से करें, यहाँ भी वर्जन है सब 97, 96, 95। तो हम अपना पहले चेक कर लेते हैं कि मेरा क्रोम कौन सा वर्जन लेटेस्ट आएगा, लेकिन जरूरी 97 ही आएगा, एक आध वर्जन पीछे का देते। जिस वर्जन का रहेगा, हाँ जिस वर्जन का रहेगा वही। तुम्हारे ब्राउज़र का वर्जन बदलेगा तो हो सकता है महीने 2 महीने बाद पुरानी EXE हटा के नई EXE डाउनलोड करो। हेल्प में जाओ, अबाउट गूगल क्रोम 96 है, देखो 97 नहीं है इसलिए 96 डाउनलोड करते हैं। यहाँ कई ऑप्शन आ गए, ध्यान देना। क्रोम ड्राइवर Win32, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मेरा सिस्टम तो 64 बिट है, चाहे जो है यूज़ क्या करना है, सिस्टम अगर वो है विंडोज़ का है तो यही वाला क्रोम ड्राइवर Win32। बाकी लाइनक्स मैक सबके लिए है। यहाँ से आ गया, ओपन कर लो, बस यही है। काम करते हैं, चलो फोल्डर में जाते हैं, यहाँ से इसे क्या कर दो, एक्सट्रैक्ट हियर, देखोगे एक फाइल आ जाएगी। कहाँ आ गई, ये देखो क्रोम ड्राइव। वैसे चाहो तो तुम्हारी सुविधा के लिए इन दोनों को कॉपी करके प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। जैसे प्रोजेक्ट लोगे तो तुम्हें सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो चलो यहीं उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हुआ, आ गए। तो तुम्हें भाई यही करना है। ये तो जार आ गई, सेलेनियम डॉट सेट प्रॉपर्टी वेब ड्राइवर डॉट, यहाँ लिखोगे क्रोम डॉट ड्राइवर, ये फिक्स लिखना है। और दूसरा लिखना है क्रोम ड्राइवर का पाथ किसी का भी निकालना हो तो उस पर राइट क्लिक करना, इक्लिप्स में अगर दिख रहा है प्रॉपर्टीज में जाना, यही पूरा पाथ आ जाएगा, कॉपी करना। ये देखो बैकस्लैश है, ऐसे बैकस्लैश होता है और ऐसे क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश। ये क्या है, बैकस्लैश है भाई। कॉपी कर लिए, लो जी यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट। ये डबल बैकस्लैश लग गया ना, ये अपने आप लग जाएगा। जावा सिंगल बैकस्लैश सपोर्ट नहीं करता, जहां यूज करना है तुम्हें क्या करना है, डबल बैकस्लैश। देखो ध्यान से, ये कोड लिखना है यार। क्या लिखना है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ये वर्ड एज इट इज लिखना है, कामा दूसरे आर्गुमेंट में जो EXE डाउनलोड किए हो उसका पाथ। कौन सी EXE, क्रोम पे चलाना चाहते हो तो क्रोम ड्राइवर, और फिर अंदर ये देखो, बस ये EXE बस एक बार यहाँ लिखना है। बाकी तो तुम्हें यूज किसको करना है, क्लासेस को और मेथड्स को। चला के देखो। अब ब्राउजर लॉन्च कर दिया ना इसने, अब आगे URL भी हिट होगा, सब कुछ होगा, है ना। तो स्टार्ट ऐसे करना। सबसे पहले क्या करना है तुम लोगों को, अब जार चाहिए और क्रोम ड्राइवर वाली EXE, ठीक है। जार का अभी तो तुमने सिर्फ एक में, और EXE का सिर्फ एक ही यूज है। EXE को बस डाउनलोड करना है, कोई बस जिप के अंदर है तो एक्सट्रैक्ट कर दिया। बाकी ये गलती से बहुत से लोग क्या करने लगते हैं जानते हो, जब राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ करते हैं तो जार के साथ साथ EXE को भी ऐड करने लगते हैं। EXE को ऐड नहीं करना है, ऐड सिर्फ किसको करना है, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ करके सिर्फ जार को। EXE का सिर्फ पाथ देना है। EXE सिर्फ एक लाइन में यही इस्तेमाल होगी, आगे तुम्हारा 5000 लाइन का कोड होगा, कहीं EXE का नामो निशान नहीं होगा। बाकी सिर्फ क्लासेस और क्या होंगे, मेथड्स होंगे। EXE सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में बताएगा कि किस ब्राउजर पे इसको चलना है। अगर इसी को हमें फायरफॉक्स पे चलाना होता तो हमने यहाँ न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर रखा, और यहाँ पे
जो हमने क्रोम ड्राइवर की एक्सी डाउनलोड करके इसका पाथ दिया है, हम गेको ड्राइवर की एक्सी डाउनलोड कर दें और उसका पाथ दे दें। और जब नेट से डाउनलोड करोगे किसी भी एक्सी को तो सीधे ही एक्सी नहीं मिलेगी, पहले मिलेगी जिप फाइल। जिप को एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर तुमको क्या दिखाई देगी, EXE, और फिर उसी EXE को। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।